Assalamualaikum. But in this video lecture, I will deliver another chapter of the ENT series of lectures from the larynx and trachea, the last chapter of this unit. It's a tracheostomy and obviously the management of the airway. What the heck is this tracheostomy? Tracheostomy is an operative procedure in which a hole is made in the trachea and that hole is converted into the stoma on the skin surface and to which the tube is inserted. It's like this. If this is your larynx, right, and below is the trachea, right, and what you do, if let's suppose there is any kind of obstruction in the larynx due to which the air cannot come in to the trachea, or in cases if you have removed this larynx by the operative procedure, you have performed total laryngectomy. And then what you have to do, obviously, if you have this big obstruction here, or if you have removed this entire larynx, so the problem will be the air will not be able to enter into the trachea due to this obstruction or due to this removal of the larynx. Then what you do is you take this trachea and यहाँ पे एक ओपनिंग बना देते हैं, स्टोमा बना देते हैं और बाहर इसको स्किन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ट्यूब लगा देते हैं जिसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कहते हैं, जिसकी मदद से सांस हवा जो है बाहर से डायरेक्टली ट्रेकिया में जाती है। सही है बच्चों। फिर भले ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, आपका एयरवे जो है वो सही रहेगा, ठीक है बच्चों। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर? व्हाट have tracheostomy? To relieve the airway obstruction, obviously, to relieve the airway obstruction and to perform the bronchial toilet. इसको मैं बताऊंगा bronchial toilet का क्या मतलब होता है। Obviously, look, like if there is, the very first thing is clear, to prevent the airway obstruction. अगर airway में obstruction है फिर हम tracheostomy करते हैं। Let's suppose अगर आपके नीचे tracheobronchial tree में बहुत सारी सीक्रेशंस जमा हो गई हैं लंग्स के अंदर या ब्रोंकस के अंदर, एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट कम आउट ऑफ दैट ट्री, और वो कफ से बाहर नहीं आ रही, तो फिर आप ये ट्रेकियोस्टोमी करते हो, फिर यहाँ से जाके आप उन सीक्रेशंस को बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। और हाँ, ये इस तरीके से। और दूसरी चीज़ बेटा, इसमें ना सिर्फ सीक्रेशंस बाहर निकालते हो, आप ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बना के नीचे के एयरवे को प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि अगर ये ऊपर कनेक्टेड होता है जब तक लैरिंग्स से, तो लैरिंग्स से नीचे फूड के आने का भी चांस होता है, वाटर के आने का भी रिस्क होता है, यहाँ से सीक्रेशंस भी नीचे आ सकती हैं। सो मेकिंग दिस ट्रेकियोस्टोमी एंड द स्टोमा, व्हाट यू डू इज़ एक्चुअली you can perform the bronchial toilet. You can take the secretions which are accumulated in the lungs out through this tracheostomy tube. Right, this is beta. And to decrease the dead space, decrease the dead space. What does it mean? बेटा आपको पता है कि जो आपका पूरा एयरवे है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? It all starts from the nose, and from the nose it goes to the nasopharynx, and from the nasopharynx it goes to the oropharynx, then the laryngopharynx, then it comes into the larynx. लैरिंग्स से फिर आता है ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से फिर आता है फाइनली ब्रोंकाई में, लंग्स के अंदर। सही है। कैन यू से इट्स अ बिग रूट, इट्स अ बिग रूट। नोज़ में, नेज़ोफेरिंग्स में, इस पूरे रास्ते में ना आप फ़र्ज़ करो 100% एयर इनहेल करते हो तो उसका मुश्किल से 75 to 70% जो कंपोनेंट है वो लंग्स के पास पहुंच पाता है, बाकी सारा यहीं पे ट्रैप हो जाता है नोज़ में, नेज़ोफेरिंग्स में। तो वो जो एयर है जो यहाँ पे ट्रैप हो गई है और वो गैसियस एक्सचेंज में यूज़ नहीं हो रही, तो उस एयर को हम कहते हैं डेड स्पेस, ठीक है, उसको हम डेड स्पेस कहते हैं। अगर आप कुछ यूँ करेंगे, डायरेक्ट ट्रेकिया में ट्यूब लगा के बाहर से हवा अंदर डायरेक्ट ट्रेकिया को देंगे, तो यहाँ पे जो डेड स्पेस थी वो कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे एयर ट्रैप होगी नहीं, जो आपके एयरवेज हैं, जो लंग्स हैं, आपको उनको भरपूर हवा मिलेगी और डेड स्पेस कम हो जाएगी, डेड स्पेस का कंपोनेंट कम हो जाएगा। आप इस पूरे रूट को बाईपास कर रहे हो ना, डायरेक्ट आप ट्रेकिया में हवा दे रहे हो, तो सारा जो डेड स्पेस है वो कम हो जाएगी। सही। टू असिस्ट द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन,
आप सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो बेटा, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हो, लेट सपोज जनरल एनेस्थीसिया में तो पूरी बॉडी काम नहीं करती, रेस्पिरेटरी मसल्स भी काम नहीं करते, तो पेशेंट की डेथ क्यों नहीं हो जाती हर ऑपरेशन के बाद? ऑब्वियसली क्योंकि आप पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे, वेंट पे रखते हो। सही, वेंट पे रखने के लिए आपको ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ती है ताकि पेशेंट को एयर मिलती रहे, ठीक है, ऑक्सीजन मिलती रहे, इस तरीके से। एंड ट्रेकियोस्टमी कैन बी परफॉर्म्ड एज एन इलेक्टिव प्रोसीजर इन द मेजर हेड एंड नेक सर्जरीज, ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको। वेरी फर्स्ट थिंग इज टू रिलीव द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। नाउ देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. Airway obstruction may be due to the congenital reasons, for example by the bilateral conal atresia, that is the obstruction of both the posterior nares. Laryngeal web or cyst is a congenital condition and can cause the obstruction in the airway. Upper tracheal stenosis, हम जो बेटा ये आपका अगर ट्रेकिया है ना, तो हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं सेकंड टू थर्ड ट्रेकियल रिंग के लेवल पे, सही है। अगर फर्स्ट पे स्टेनोसिस है तो हम उसका मसला नहीं है, हम यहाँ पे सेकंड थर्ड पे ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लगाते हैं, तो ऊपर वाली जो स्टेनोसिस है वो बाईपास हो जाती है। ट्रेकियोइसोफेजियल एनॉमलीज कंजेनाइटली प्रेजेंट हो, उसकी वजह से भी हम या क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लगाते हैं। ट्रॉमा की वजह से बेटा ऑब्स्ट्रक्शन होती है लैरिंग्स के अंदर, ठीक है, ख़ास करके, तो हम फिर उसमें भी ट्रेकियोस्टमी करते हैं, जैसे कि लैरिंजियल इंजरीज़, कट थ्रोट में लैरिंग्स के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है जितनी इतनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन कराएगी, करोसिव सब्सटेंस पीने की वजह से कोई लैरिंग्स में लैरिंग्स की वॉल डैमेज हो गई, उसमें इन्फ्लेमेशन हुई और फिर वहाँ पे एडिमा बना, उसकी वजह से पूरा अंदर का जो सिस्टम है, पूरी अंदर की वॉल है लैरिंग्स की, वो स्वॉलन हो गई और स्वेलिंग की वजह से अंदर स्पेस बहुत कम हो गई और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई। व्हाट अबाउट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन कैन आल्सो कॉज बेटा ऑब्स्ट्रक्शन, acute epiglottitis, acute laryngotracheobronchitis, laryngeal diphtheria, Ludwig angina, सारे इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन कराते हैं। कंजेशन होती है, एडिमा होती है अंदर म्यूकोजल वॉल की, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और हमें ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ती है। बहुत सारे ट्यूमर जैसे कि मैलिग्नेंसीज ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स, टंग, थायराइड ग्लैंड, they all are large and they can produce the obstruction. Benign tumors में papillomas, especially the multiple papillomas, they can cause the obstruction, right? If there is the paralysis of the bilateral vocal cord paralysis, अब ये नॉर्मल आपके vocal cord से मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। अगर राइट बेटा, अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती है दोनों साइड से, तो क्या होगा, ये वाला वोकल कॉर्ड एडक्टेड हो जाएगा, ये वाला वोकल कॉर्ड भी एडक्टेड हो जाएगा, तो बीच में बहुत नैरो स्पेस रह जाएगी, जिससे गैसियस एक्सचेंज बड़ा मुश्किल होता है, जिससे एयर का पास होना बड़ा मुश्किल होता है, सही है। तो डिज़निया होती है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिज़निया होती है और पेशेंट में ट्रेकियोस्टमी पास करनी पड़ती है, सही है। सो बायलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस कैन बी आफ्टर थायराइडेक्टमी, थायराइड का जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें बायलैटरल लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, बल्बार पैल्सी में फिक्सेशन इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी देखने को मिलता है, सही है। ये तो हो गया टू रिलीव द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरी बड़ी जो इंडिकेशन है आपके ट्रेकियोस्टमी की, वो है टू परफॉर्म द ब्रोंकियल टॉयलेट। मैं समझाता हूँ। टू परफॉर्म द ब्रोंकियल टॉयलेट, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, it means to take the secretions from the lungs out and to prevent the lower airway, right? Tracheobronchial tree. Let me explain you. Let's go to the next page. Okay, what happens beta, whenever there is the central depression of the respiratory center, or there is any problem due to which, let's suppose if this is the airway taking you towards the lung, this is the tracheobronchial tree, and you can see that if the secretions are accumulated here, normally what happens whenever the secretions come and you try to cough the secretions out, but if let's suppose there is problem at the higher respiratory center and you cannot cough these secretions out, these secretions actually get accumulated here, and they can be very much problematic if you do not take these secretions out from here, right? They can cause the abscess, they can cause pneumonitis. So we perform the tracheostomy, a direct opening into the trachea,
through which we take these secretions out and thereby protecting the lower airways. And in what conditions does it occur that the secretions are accumulated here? If the patient is in coma, obviously his systems are not working, cerebrovascular accident में कोई जो मेडलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको डैमेज हो गया हो, हेड इंजरीज में, ड्रग ओवर डोजेज में और पोलियो के केस में, इफ़ देयर इज़ डैमेज टू द सर्वाइकल कॉर्ड एंड टेटनस के अंदर भी खास करके रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं करते, जिसकी वजह से secretions are they keep on accumulating in the lower airways and they can be very much problematic later. So we have to perform the tracheostomy and we have to perform the bronchial toilet and have to get these secretions out. Third thing, very important one, to decrease the dead space. Tracheostomy reduces the dead space occupied by the upper respiratory tract, nose, pharynx. ठीक है, इस तरीके से, तो इस वजह से रेस्पिरेटरी एफिकेसी बढ़ जाती है. आप एक्चुअली एयर को डायरेक्टली ट्रेकिया में जाने दे रहे हो, ऊपर का सारा हिस्सा बाईपास कर रहे हो. सो एक्चुअली यू आर reducing the dead space. To assist the artificial ventilation, whenever artificial ventilation is prolonged for more than 72 hours, जब 72 आवर्स से ज़्यादा के लिए artificial ventilation चाहिए होती है तो हमें ETT करने के बजाय ट्रेकियोस्टमी को प्रीफर किया जाता है. शॉर्ट टर्म के लिए आपको चाहिए आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, सो उसके लिए आप ETT करते हो. लेकिन इफ़ यू वांट इट फॉर मोर देन 72 आवर्स, if the requirement is of more than 72 hours, then you have to perform the tracheostomy. And we do perform this tracheostomy in elective procedures in major head and neck operations, right? To maintain the airway obviously, right बेटा. खास करके जैसे ब्रोंकोस्कोप पास करते हैं हम, तो उसमें हमें ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ती है to maintain the airway simultaneously, right? And also after the surgical procedure to protect the lower respiratory tract from the hemorrhage and the blood aspiration, right? Look, before you perform any head and neck operation, you have to perform the tracheostomy. Why? To maintain the airway. If let's suppose you are passing a bronchoscope into your into your mouth and then below into the pharynx and all the way down, you think respiration will be very much easy when you have large big bronchoscope in your mouth and in your pharynx? Obviously not possible. Airway will be very much narrow if you pass this big bronchoscope. So it's mandatory to perform the tracheostomy to keep the airway normal, right? And also after the surgery you have to keep the tracheostomy on. वाई, ताकि अगर ऑपरेशन के बाद सिक्रेशंस कोई ब्लड वगैरह नीचे एस्पायरेट हो जाए लंग्स में तो आप उनको इजीली निकाल सको. और निकालने से पहले अगर आपने ट्रेकियोस्टमी की हुई होगी तो उससे ये होगा कि वो एस्पायरेट होने से भी बच जाएंगी. ठीक है, इस तरीके से. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू बेटा नाउ, बिकॉज एज यू नो when you perform the tracheostomy you actually cut the connection of trachea from the above pharynx and larynx. तो अगर ऊपर कोई ब्लड और सिक्रेशंस बनती भी हैं तो वो यहाँ ट्रेकिया में नहीं आ पाएंगी, एस्पायरेट नहीं हो पाएंगी. ठीक है, इस तरीके से बेटा. नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेकियोस्टमी. Different types of the tracheostomy, let me explain you just a second. Here we go. Yeah, one is the beta elective tracheostomy. It is a planned procedure. It is usually done in the general anesthesia, लेकिन लोकल में भी किया जा सकता है. पहले से हमें पता होता है कि हमने ये हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं थायराइड का whatever, और इससे पहले हमने ट्रेकियोस्टमी करनी है. सो if the tracheostomy is pre-planned that okay we have this case today and before this we have to perform the tracheostomy to start the operation, this is said to be the elective tracheostomy. For example, tracheostomy done as a safety measure in major head and neck surgeries. कोई भी आप हेड एंड नेक की मेजर सर्जरी करने जाते हो उससे पहले ट्रेकियोस्टमी करते हो. इट्स प्री प्लान्ड, यू हैव टू डू एनीवेज. दिस इज कॉल्ड द इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी. It's said to be the emergency tracheostomy to relieve the airway obstruction. For example, large laryngeal tumors causing severe respiratory distress, acute epiglottitis, laryngeal injuries. फर्ज करें कोई छोटा बच्चा है, उसने मुंह में कोई बहुत बड़ी फॉरेन बॉडी जो है डाल दी है और वो उसने मुकम्मल तरीके से रेस्पिरेटरी चॉकिंग करवा दी है, फ़ौरन फट से हम जो है एमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करते हैं और ये लोकल में ही कर देते हैं. सही है.
Then comes the temporary tracheostomy for a limited period of the time and the tracheostome is closed after the condition is settled, for example epiglottitis. ठीक है, acute let's suppose a patient has acute epiglottitis. A patient has acute epiglottitis and he has very much severe respiratory obstruction. So you perform, and he has very much severe respiratory obstruction and he cannot breathe. So you perform the tracheostomy in the emergency, and it's said to be the emergency tracheostomy, right? And okay, you perform the emergency tracheostomy and 3 to 4 days later the tracheostomy gets settled and you remove the tracheostomy in this limited period of the time, and now it is said to be the temporary tracheostomy. Okay, let's suppose I developed acute epiglottitis today and I cannot breathe at all. I'll rush into the hospital and the tracheostomy will be performed ताकि सांस आती रहे मुझे. लेकिन 2 to 3 days later same thing will turn into the temporary tracheostomy, right? अगर मैं इसको 2 से 3 दिन के अंदर जल्दी लिमिटेड पीरियड में रिमूव करवा देता हूँ, that is said to be the temporary tracheostomy, right? Okay. And one is the permanent tracheostomy, right? Permanent tracheostomy खास करके टोटल लैरिंजेक्टमी के बात करते हैं. जब आप पूरा लैरिंग्स निकाल देते हैं तो ट्रेकिया का कनेक्शन कहीं ना कहीं तो बनाना है, तो उसको हम परमानेंट ट्रेकियोस्टमी कर देते हैं. सही है या. एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो लैरिंग्स के होते हैं उसमें भी हम परमानेंट ट्रेकियोस्टमी करते हैं, एक बार करके हमेशा के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ कम्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स. डिफरेंट तरह की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स आती हैं, मेटेलिक, राइट, एंड सॉफ्ट नॉन मेटेलिक ट्यूब्स. सही बच्चों, एक होती है मेटेलिक, एक होती है नॉन मेटेलिक. जो नॉन मेटेलिक होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है. शेवलियर जैक्सन और फुलर ट्रेकियोस्टमी ये मेटेलिक हैं, ये मेटेलिक ट्यूब्स हैं, शेवलियर जैक्सन और फुलर ट्रेकियोस्टमी. इनके अंदर एक इनर ट्यूब होती है, एक आउटर ट्यूब होती है. आपको अगर इसके इंडिकेशन पता है, टाइप्स पता है ना, तो अगर मोटी मोटी चीज़ें बताएं इसके वाले से तो यू आर वेरी गुड एट दिस, राइट. सो शेवलियर जैक्सन, फुलर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, दे आर द मेटेलिक ट्यूब्स. इनर इसमें ट्यूब होती है, एक आउटर ट्यूब होती है. The advantage of the inner tube is that it can be removed for the cleaning purpose without disturbing the outer tube. समझ आई बात बेटा. और इसमें एक फोनेशन होल भी मौजूद होती है, so patient can speak by putting his finger on the outer opening of the tracheostomy tube. समझ आए. so आप बोलेंगे सर हमने टोटल लैरिंजेक्टमी कर दी, उसके बाद ट्रेकियोस्टमी कर दी, अब लैरिंग्स तो निकाल दिया. पेशेंट बोलेगा कैसे? इसमें फोनेशन होल भी मौजूद होता है, so patient can speak by putting his finger and out on the outer opening of the tracheostomy tube. Main disadvantage of the metallic tube is the absence of the cuff. कफ नहीं होता, वो इन्फ्लेटेड कफ नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड जो है ट्रिकल करती रहती है ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में. ठीक है. इन एडिशन जब तक आपके यहाँ गले में मेटेलिक ट्यूब लगी हुई है तो आप ना कोई रेडियोग्राफिक प्रोसीजर कर ही नहीं सकते, रेडिएशन थेरापी नहीं दे सकते पेशेंट को, CT MRI नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मेटल लगा हुआ है तो कैसे पॉसिबल है ये प्रोसीजर्स करना. सही है. सो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंट तरह की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स होती हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक. द मेटेलिक वंस आर द शेवलियर जैक्सन और द फुलर ट्रेकियोस्टमी. एडवांटेज क्या है? जो इसकी इनर ट्यूब होती है उसको निकाल के साफ़ किया जा सकता है. सही है, बगैर आउटर ट्यूब को छेड़े. तो ये इनर ट्यूब है जो कि अंदर ट्रेकिया में जाती है, ये आउटर ट्यूब होती है, इसको यहाँ से निकाला जा सकता है और इसको साफ़ किया जा सकता है. ठीक है बच्चों. इसका एक और एडवांटेज ये है कि या फोनेशन इसके अंदर होल होता है, सो पेशेंट कैन स्पीक. एंड अनदर थिंग इज़ दैट इसके अंदर जो डिसएडवांटेज है, इसके अंदर कोई कफ नहीं है. एक होता है इसमें कफ होता है जो आगे से हम इन्फ्लेट करके रखते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से ब्लड जो है नीचे ट्रिकल नहीं होता. सही है. दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द डिसएडवांटेज. एक और डिसएडवांटेज का अगर मेटल लगा हुआ है तो आप CT MRI एक्सरे वगैरह नहीं कर सकते. उसके बाद जो पोर्टेक्स और शिलीस ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, ये सॉफ्ट नॉन मेटेलिक ट्यूब्स हैं. सही है. विथ और विदाउट कफ दोनों के साथ आती हैं. मेटेलिक ट्यूब्स में कफ नहीं होती. ये वाली जो सॉफ्ट ट्यूब्स होती हैं नॉन मेटेलिक, इसमें कफ वाली भी आती हैं, बगैर कफ वाली भी आती हैं. विथ और विदाउट द फोनेशन होल, विथ और विदाउट द इनर ट्यूब. ये दिखा देता हूँ मैं, देखो या ये दो हैं बेटा. ये है पोर्टेक्स, ये है शिलीस ट्रेकियोस्टमी ट्यूब. अब इसमें देखें, इसके अंदर कफ मौजूद है, ठीक है, बगैर कफ वाली भी आती है, और इसके अंदर भी कफ मौजूद है. इसको इन्फ्लेट करके रखते हो तो फिर वो ब्लड जो है नीचे ट्रिकल नहीं होता. सही है. और इसमें ये रही आउटर ट्यूब, ये इनर ट्यूब अंदर होती है, ये सॉफ्ट है, नॉन मेटेलिक है, और इसके अंदर आपको सिर्फ एक ट्यूब दिख रही है. ठीक है, दो ट्यूब्स नहीं हैं. चलें जी. अब इसके बाद आप यहाँ आ जाओ वापस. सो या
If the cuff is inflated, it prevents the trickling down of the blood and other secretions into the trachea and bronchi. तो ये जो सॉफ्ट ट्यूब्स आती हैं इनके अंदर दोनों ऑप्शंस होते हैं, बगैर कफ वाला, कफ वाला। ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या है, ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म कैसे करते हैं? ट्रेकियोस्टमी इज परफॉर्म इन द जनरल एनेस्थीसिया एज वेल एज द लोकल एनेस्थीसिया, किसी में भी कर सकते हैं। कोई पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो सुपाइन पोजीशन होती है, सर के नीचे सैंड बैग रखते हैं और नेक को एक्सटेंड करते हैं ताकि ट्रेकिया जो है ऊपर पुल हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा सुपरफिशियल हो जाए। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, सैंड बैग अंडर द शोल्डर, नेक को एक्सटेंड करते हैं, ट्रेकिया ऊपर सुपरफिशियली पुल हो जाए। नाउ हॉरिजॉन्टल इंसिजन इज गिवन 2 फिंगर्स अबव द स्टर्नम। अगर ये आपकी स्टर्नम है, ये स्टर्नल नोच है ना, इस स्टर्नल नोच से 2 फिंगर्स ऊपर यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं, ठीक है, और ये लेवल होता है 2nd to 3rd ट्रेकियल रिंग का, 2nd to 3rd ट्रेकियल रिंग, राइट। वैसे यूजुअली हॉरिजॉन्टल इंसिजन ही दिया जाता है, इमरजेंसी केसेस में हम वर्टिकल स्किन इंसिजन देते हैं, सही है बच्चों। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखें, या वर्टिकल इंसिजन जो है दिया जाता है आपके इमरजेंसी केसेस में, और वर्टिकल इंसिजन जो है एक्सटेंड करता है फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर सुप्रास्टर्नल नॉच तक। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से चलता है और नीचे इंसिजन आता है कहाँ तक, सुप्रास्टर्नल नॉच तक, ठीक है, इस तरीके से, राइट बेटा। अब जाहिर सी बात है, आप इंसिजन दोगे, यहाँ से स्किन को हटाओगे, फिर उसके बाद नीचे जो स्ट्रेप मसल्स हैं उनको रिट्रैक्ट करोगे, थायराइड का जो इस्थमस है, जाहिर सी बात है आप बेटा गले के अंदर इंसिजन देंगे तो आपको स्किन के बाद मसल मिलेंगे, मसल हटाओगे तो आगे आपका थायराइड ग्लैंड आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड को जिस तरीके से, ठीक है, और ये बीच में इस्थमस होता है, दोनों तरफ के लोब होते हैं, तो इस इस्थमस को बीच से कट करना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेकिया के पास पहुंच पाओगे, ठीक है। तो स्किन हटाई, स्ट्रेप मसल्स हटा दिए, थायराइड इस्थमस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, द रिंग्स ऑफ ट्रेकिया आर आइडेंटिफाइड, और रिंग्स ऑफ ट्रेकिया में हम इंसिजन देते हैं between not the 2nd 3rd, I made a mistake earlier, 3rd and 4th are between 2nd, okay, 2nd 3rd is also mentioned, so 2nd 3rd या 3rd 4th, it was a confusion but now yeah 2nd 3rd के बीच में या 3rd 4th के बीच में हम इंसिजन देते हैं और अप्रोप्रिएट साइज़ का ट्रेकियोस्टमी ट्यूब अंदर पास कर देते हैं और जो ज़ख़म होता है उसको बंद कर देते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, कोई इस तरीके से ड्रेसिंग कर देते हैं। अब इसके अंदर जो आप ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल दिया है और यहाँ के जो आउटर ट्यूब होता है वो कनेक्ट कर देंगे तो इट विल बी रियली गुड, राइट बेटा। सबसे पहले काम क्या किया आपने, स्किन हटाई, स्किन हटाने के बाद स्ट्रेप मसल्स हटा दिए, थायराइड का इस्थमस 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और फिर आपके पास ट्रेकिया आ गया, उसकी रिंग को आइडेंटिफाई करो, दूसरी तीसरी के बीच में या तीसरी चौथी के बीच में हम इंसिजन दे के होल बना के ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल देते हैं। ज़्यादा हाई ट्रेकियोस्टमी करोगे, ज़्यादा ऊपर के लेवल पे, फर्स्ट रिंग की लेवल पे, तो इट शुड बी अवॉइडेड बाय द वे, बिकॉज इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है पेरिकॉन्ट्राइटिस ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड लेटर द स्टेनोसिस ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ठीक है। Only indication for the high tracheostomy is the carcinoma of the larynx, where total laryngectomy is planned later, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है बेटा कि हाई ट्रेकियोस्टमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाई ट्रेकियोस्टमी की बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है लेटर स्टेनोसिस। In what cases high tracheostomy is indicated? High tracheostomy is only indicated in carcinoma of the larynx where the total laryngectomy is planned later on। तो आप क्या करते हो, अगर आपका ये ट्रेकिया है बेटा, नॉर्मली तो आप 2nd 3rd ट्रेकियल रिंग पे इंसिजन देते हो और ट्रेकियोस्टमी ट्यूब लगाते हो और ये ऊपर आपका लैरिंग्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटल लैरिंजेक्टमी प्लान कर रहे हो, उस पूरे को निकालने का प्लान कर रहे हो, तो आप कोशिश करते हो कि फर्स्ट के लेवल पे इंसिजन दें, यहाँ पर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डालें ताकि पूरा ट्रेकिया जो है कवर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेकिया से पूरा जो है ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब शुरू हो, स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेकिया से लेके नीचे तक आए, क्योंकि आपने पूरा ऊपर से लैरिंग्स हटा दिया है, ठीक है जी, ओके, राइट। सो या दिस वाज अबाउट द हाई ट्रेकियोस्टमी एंड व्हाट अबाउट द लो ट्रेकियोस्टमी। ज़्यादा नीचे भी नहीं कर सकते, 3rd 4th पे आप कर रहे हो तो 4th 5th पे ज़्यादा नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेकिया इन द लोअर नेक इज़ मच डीपर and it's difficult to pass the tracheostomy tube or to retain the tube in the proper position। तो इसलिए ये पोजीशन आइडियल होती है 2nd 3rd वाली। नीचे 4th 5th के बीच में हम नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे 4th 5th में बहुत डीप होता है ट्रेकिया, तो यहाँ तक पहुँचाना ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को बड़ा मुश्किल होता है, उसको यहाँ पे रिटेन रखना, बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम ना लो करते हैं ना हाई ट्रेकियोस्टमी करते हैं, कुछ खास इंडिकेशंस होती हैं लो और हाई की, उसी केसेस में करते हैं, वरना 2nd 3rd पे हम करते हैं।
पोस्ट ऑप केयर जो है आपके ट्रेकियास्टमी की बेटा कांस्टेंट अटेंशन फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स की ट्यूब निकल तो नहीं गई, डिस्प्लेस तो नहीं हो गई, अपनी जगह से हट तो नहीं गई, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये चीज़ें। द पोजीशन ऑफ द पेशेंट मस्ट बी सुपाइन एंड अपराइट इन द बेड आफ्टर द ऑपरेशन। रेगुलर सक्शन क्लीनिंग ऑफ द ट्रेकियास्टमी ट्यूब with aseptic technique by passing a sterile catheter into the trachea is done। रेगुलर बेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है, सक्शन करनी पड़ती है ट्रेकियास्टमी ट्यूब की, क्योंकि आपने नया नया ट्यूब लगाया है, आपने नया नया कनेक्शन बनाया है ट्रेकिया का बाहर एनवायरनमेंट के साथ। तो एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें शुरू में जो है ना, जब तक वो अडॉप्ट करे, बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से आपके ट्रेकिया में जाती हैं और ट्रेकिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं, सीक्रेशंस एंड ऑल। सो बार बार हमें रेगुलर सक्शनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, रेगुलर सक्शन करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है ट्रेकियास्टमी ट्यूब की। एंड दिस इज़ डन बिकॉज एक्सेसिव सीक्रेशंस अकर आफ्टर द ट्रेकियास्टमी एज द ट्रेकिया इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द कोल्ड एंड द ड्राई एयर। ठीक है, पहले तो क्या होता था, आप नाक से सांस लेते थे, मुंह से सांस लेते थे, और वो आपके फेरिंग्स में, लेरिंग्स में आती थी, फिर ट्रेकिया में आती थी, तो वो ऊपर से पूरा नोज़ में ह्यूमिडिफाई होके आती थी। एनवायरनमेंट में तो बड़ी ड्राई एयर होती है ना बेटा, वो नाक के अंदर ह्यूमिडिफाई होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपने ट्रेकिया का कनेक्शन डायरेक्ट बाहर बना दिया है, तो डायरेक्ट वो जो ड्राई एयर है ना, खुश्क एयर, वो सारी डायरेक्ट ट्रेकिया में आ रही है। तो ट्रेकिया के अंदर म्यूकस जो है वो ड्राई हो सकता है, उसके क्रस्ट बन सकते हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम। जब आप देखो ना बेटा, जब इतनी ड्राई एयर बाहर एनवायरनमेंट से सीधा ट्रेकिया में जाएगी तो देयर विल बी इरिटेशन ऑफ द ट्रेकिया। तो जब भी किसी टिश्यू की इरिटेशन होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस बनाता है, और म्यूकस सिक्रेशन जमा होती रहेंगी। तो उन म्यूकस सिक्रेशन को आपने क्लीन करना है, सक्शन करना है। समझ आई बात? दोबारा रिपीट करते हैं। आपने ट्रेकिया का कनेक्शन किसके साथ बना दिया है? एनवायरनमेंट में मौजूद ड्राई एयर के साथ कनेक्शन बना दिया है। तो वो जब बहुत ज़्यादा ड्राई एयर आपकी डायरेक्ट ट्रेकिया में जाएगी तो इरिटेंट का काम करेगी और ट्रेकिया के अंदर सिक्रेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। तो उनको हमने सक्शन देके क्लीन करना पड़ता है। तो लाजमी है कि ह्यूमिडिफिकेशन इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट द क्रस्टिंग ऑफ द सिक्रेशंस इन द ट्रेकिया। ठीक है, तो फिर हम ह्यूमिडिफायर भी लगा देते हैं, सही है, ताकि एयर जो अंदर जाए वो ह्यूमिडिफाई होकर जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ड्राई एयर जाती रही तो एक वक्त आएगा आप सक्शन तो करते रहोगे, लेकिन अगर सक्शन करना छोड़ दिया तो वो म्यूकस जो अंदर जमा है वो तो हार्ड हो जाएगा। सही है, इस तरीके से। ओके, राइट बेटा। इसके बाद ट्रेकियास्टमी ट्यूब शुड नॉट बी डिस्टर्ब फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स एंड देयर आफ्टर ट्यूब शुड बी चेंज्ड एंड क्लीन रेगुलरली। समझ आई बात? The cuff should be deflated for few minutes after a regular interval to prevent the pressure necrosis of the tracheal mucosa। obviously वैसे तो हर वक्त इसको इन्फ्लेट करके रखते हैं ताकि ब्लड नीचे ट्रिकल ना करे, लेकिन कुछ मिनट के लिए इसको डिफ्लेट कर देते हैं ताकि पीछे ट्रेकियल म्यूकोसा पे प्रेशर ना पड़े और प्रेशर नेक्रोसिस ना हो जाए। ठीक है, और साथ में एसेप्टिक ड्रेसिंग तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रहा। ठीक है, ओके। नाउ decannulation of the tracheostomy tube in adult is done when the patient is comfortable for at least 24 hours with crooked metallic tracheostomy tube। मैं बताता हूँ ये क्या मामला है। एडल्ट्स के अंदर बेटा डीकैनुलेशन यानी इस ट्रेकियास्टमी ट्यूब को निकालना वो तभी निकालते हैं जब पेशेंट कंफर्टेबल है, उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं रहा अब, एंड ही इज़ ऑल ओके, ही कैन रेस्पिरेट विदाउट द ट्रेकियास्टमी ट्यूब। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ओके नाउ पेशेंट इज़ ऑल गुड, हमने ट्रेकियास्टमी ट्यूब निकाल लिया, ओके, नो। हम पहले क्या करते हैं, इस ट्रेकियास्टमी ट्यूब को बंद करके देखते हैं कि पेशेंट नाक से सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। ऐसा ना हो कि आप ट्रेकियास्टमी ट्यूब निकाल लें और फिर वो नाक से सांस ना ले पा रहा हो और हमें दोबारा ट्यूब पास करनी पड़ जाए। तो डीकैनुलेशन करने से पहले मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबल है विथ द क्रूक्ड मेटेलिक। हम क्या करते हैं, ओके नाउ इफ़ वी हैव टू रिमूव द ट्रेकियास्टमी ट्यूब, हम 24 घंटे के लिए क्या करते हैं, ये जो ट्रेकियास्टमी ट्यूब है ना उसको कॉर्क्ड मेटेलिक ट्रेकियास्टमी ट्यूब बना देते हैं फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, और फिर देखते हैं पेशेंट इसके साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। दोबारा रीड करो इस बात को, देखो। डीकैनुलेशन ऑफ द ट्यूब इन एडल्ट इज डन व्हेन द पेशेंट इज कंफर्टेबल फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स विद द कॉर्क्ड मेटेलिक ट्रेकियास्टमी ट्यूब। कॉर्क्ड मेटेलिक ट्रेकियास्टमी ट्यूब इज a tube which is actually the narrow which does not allow the air to go in, and we see
कि अगर देखो ये ट्रेकियास्टमी ट्यूब हमने कॉर्क कर दी, बंद कर दी लेट सपोज, उसके बाद भी 24 घंटे तक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट इजीली नाक से सांस ले पा रहा है, तो फिर उसके अगले दिन हम डीकैनुलेशन करते हैं, सही है, एडल्ट्स के अंदर. बट इन चिल्ड्रंस व्हाट हैपेंस इज in children's it may cause the problem especially if the tube has been present for the long time. उसमें हम क्या करते हैं, ग्रेजुअल रिडक्शन इन साइज ऑफ द ट्यूब एंड देन कंप्लीट सीलिंग में बी नीडेड बिफोर द कैनुलेशन, डीकैनुलेशन. बच्चों में क्या करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ट्यूब के साइज़ को रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक है, और फिर कम्प्लीटली सील कर देते हैं ट्रेकियास्टमी ट्यूब को, और फिर देखते हैं कि बच्चा सांस ले पा रहा है. ऐसा नहीं कि बच्चे में ऐसा नहीं करते कि डायरेक्टली इसको बंद कर दिया, नहीं, तो रिस्पॉन्स में नॉट बी गुड देन. तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रेकियास्टमी ट्यूब को नैरो करते जाते हैं एंड वी एक्चुअली सी द रिस्पॉन्स ऑफ द चिल्ड्रन, राइट, इफ़ ही इज़ एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली और नॉट, एंड देन वी डीकैनुलेट द ट्रेकियास्टमी ट्यूब, राइट बेटा. दिस इज़ हाउ इट हैपेंस. सो नाउ कम्स द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस procedure. Let me tell you about complications of passing tracheostomy. The very first thing is the hemorrhage. Sometimes the tracheostomy tube can erode the blood vessel and obviously cause the hemorrhage because of the poor technique, probably displacement of the tube accidentally after passing the tube. ये होता है अक्सर. सर्जिकल एम्फाइजीमा बच्चों में खास करके कॉमन होता है, ठीक है. सर्जिकल एम्फाइजीमा, if you let's suppose traumatize the trachea and the air leaks out of the trachea into the nearby structures, this is what we call the surgical emphysema. And the pneumothorax, obviously surgical trauma की वजह से ही this will lead to the lung collapse if didn't really detected by time. Perichondritis and stenosis, खास करके perichondritis तब होती है जब आप हाई ट्रेकियास्टमी करते हो, ठीक है, and the first tracheal ring must not be damaged in any case, and if the cricoid cartilage is affected it will lead to stenosis later on. मैंने शुरू में भी यही कहा था बेटा कि अगर आप हाई ट्रेकियास्टमी करते हो फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के लेवल पे तो क्रिकॉइड कार्टिलेज की पेरिकॉन्ड्राइटिस हो जाती है, और पेरिकॉन्ड्राइटिस की वजह से अंदर जो ल्यूमन है ना उसमें स्वेलिंग हो जाती है और स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है बेटा. तो मेक श्योर कि यू डू नॉट परफॉर्म द हाई ट्रेकियास्टमी. blockage of the tracheostomy tube is more likely due to use of the portex type of the tracheostomy tube, ठीक है. उसमें क्या होता है कि वैसे ट्रेकियास्टमी ट्यूब चाहे कोई भी हो उसमें ब्लॉकेज हो सकती है, लेकिन खास करके जो पोर्टेक्स टाइप होती है ना, सॉफ्ट नॉन मेटेलिक, उसमें ज़्यादा होती है ब्लॉकेज. क्यों होती है? अरे भाई जब इतनी ड्राई एयर व्हेन इट एंटर्स इनटू द ट्रेकिया, तो ड्राई एयर की वजह से म्यूकस बड़ा हार्ड हो जाता है, क्रस्टी हो जाता है, वो क्रस्ट जो है म्यूकस को ब्लॉक कर देते हैं ट्यूब के, ठीक है, ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं. सो द ट्यूब शुड बी चेंज्ड एंड क्लीन रेगुलरली टू अवॉइड द ब्लॉकेज. Can cause the dysphagia. It's fairly common in first few days of the tracheostomy because the swallowing movement is uncoordinated when the tracheostomy tube is in place, as the movement of the larynx is restricted obviously, क्योंकि swallowing के अंदर larynx का भी बड़ा रोल होता है. What does larynx do? Larynx actually raised होता है ऊपर, and it provides the kick to the food bolus to go from the oropharynx down into the esophagus, right? So क्योंकि अब obviously tracheostomy tube is in the place, so the movement of the larynx is restricted, so there must be some problem in swallowing the food, that is dysphagia, right beta. And then few more complications comes up in the way, like the damage of the important structures. You pass the tracheostomy tube, you can damage esophagus, cervical pleura, recurrent laryngeal nerve, especially thyroidema artery जो कि एस्थमस को सप्लाई करती है, if I'm not wrong. Difficult decannulation. Decannulation is the removal of the tracheostomy tube and the closure of the hole in the skin. जब आपका सारा पर्पज़ हो गया, पेशेंट ठीक है, आप ट्रेकियोस्टमी ट्यूब रिमूव करना चाहते हो और स्किन को क्लोज करना चाहते हो, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी आ जाए, ठीक है. और डिफ़िकल्टी क्यों आ सकती है? ट्रेकियल स्टेनोसिस के केस में हाई ट्रेकियोस्टमी करोगे, पेरिकॉन्ड्राइटिस होगी, क्रिकॉइड कार्टिलेज की, लेरिंजिया स्टेनोसिस होती है, ठीक है. और जब स्टेनोस हो जाएगा ट्रेकिया तो जाहिर सी बात है फिर इसको डीकैनुलेट करना, ट्यूब को स्टेनोस्ड ल्यूमन में से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है. एंड डीकैनुलेशन इज आल्सो डिफिकल्ट इन चिल्ड्रन ड्यू टू द साइकोलॉजिकल रीजंस. बड़ा मुश्किल होता है बच्चों में निकालना साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से, एंड द चिल्ड्रन दे बिकम वेरी मच एंशियस, राइट. सो दिस इज द थिंग आल्सो. एंड इन्फेक्शंस,
Local wound infection with surrounding cellulitis, infection of the trachea, bronchus, and the lung tissue. Obviously, you are passing foreign bodies. The tracheostomy tube is a foreign body. If you insert it and make a direct connection with the inside tissue, so it can be a very good medium for the infection. And the poor wound healing lastly with the hypertrophic scar or the keloid फॉर्मेशन. जब इतना बड़ा स्किन में आप गोल ज़ख्म देते हो, कोई एक होल बनाते हो, तो वो हो सकता है कि उसकी पुअर हीलिंग हो और फिर वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक स्कार या फिर बड़ा किलोइड बन जाए. ठीक है बेटा. इसके बाद एक और छोटा सा प्रोसीजर है मिनी ट्रेकियोस्टमी और एक और प्रोसीजर है परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी. इसको डिस्कस करते हैं. राइट बेटा. एट द वेरी फर्स्ट कम्स द मिनी ट्रेकियोस्टमी. मिनी ट्रेकियोस्टमी जिसको हम क्रिकोथेराटमी भी कहते हैं, लेरिंगोटमी भी कहते हैं. It's done in emergency to restore the obstructed airway very quickly when there is no time for the proper tracheostomy. ठीक है. to save the life of the patient obviously. हम क्या करते हैं बेटा, ये आपका थायराइड कार्टिलेज है लेट सपोज. ठीक है. और नीचे जो है क्रिकोथायरॉयड कार्टिलेज है. इन दोनों के बीच में होती है क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन. इस क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन में हम इंसिजन देते हैं और ट्रेकियोस्टमी ट्यूब पास कर देते हैं. अगर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब नहीं है तो उसकी जगह पे हम कोई भी दूसरी चीज़ जैसे कि हैंडल ऑफ द स्कैल्पल इज़ प्लेस्ड. ठीक है. इन सच अ वे कि एयरवे जो है पेटेंट रहे, ओपन रहे. ठीक है. सो मिनी ट्रेकियोस्टमी आल्सो कॉल्ड क्रिकोथेराटमी और द लेरिंगोटमी एमरजेंसी में करते हैं ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, खुला रहे और पेशेंट को सांस आती रहे जब तक हम जो है प्रॉपर ट्रेकियोस्टमी नहीं कर लेते. पेशेंट इस पोजीशन इज़ द सेम वे इन द ट्रेकियोस्टमी, यानी स्पाइन पोजीशन में हेड एंड रेस्ट होती है थोड़ी. लोअर बॉर्डर ऑफ द थायराइड एंड द क्रिकोइड कार्टिलेजेस आर आइडेंटिफाइड और उन दोनों के बीच में जो स्मॉल इंसिजन दिया जाता है एट द लेवल ऑफ द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन. ठीक है. जैसे कि डीप टू दिस द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच इज कट टू ओपन द एयरवे एंड अ स्मॉल बोर्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इज इंसर्टेड. इफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इज नॉट अवेलेबल देन द एयरवे को पेटेंट रखने के लिए हैंडल ऑफ स्कैल्पल वगैरह चीज़ें यूज़ करते हैं. वंस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट स्टेबलाइजेस, ट्रेकियोस्टमी इज परफॉर्म्ड इन द यूजुअल वे. ठीक है. और फिर क्रिकोथेराटमी वाला जो वाउंड था, जो इंसिजन दिया था, उसको हम बंद कर देते हैं और जैसे नॉर्मल प्रॉपर ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म की जाती है वो कर देते हैं. ठीक है बच्चों. इस तरीके से. नाउ लास्टली कम्स द परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी. परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी PCT इज अल्टरनेटिव टू द स्टैंडर्ड ट्रेकियोस्टमी वी परफॉर्म. ठीक है. In this technique, first a guide wire is introduced percutaneously into the trachea, and then dilators of progressive thickness are introduced through this guide wire to make a bigger hole. If you don't even understand the procedure, you just know there is something called percutaneous tracheostomy, जिसमें हम percutaneously स्किन के थ्रू हम गाइड वायर पास करते हैं और फिर गाइड वायर के अंदर से हम डायलेटर्स पास करते हैं प्रोग्रेसिव थिकनेस के, और वो डायलेटर्स क्या करते हैं, होल बना देते हैं. ठीक है. फाइनली व्हेन द होल इज़ लार्ज इनफ, उसमें ट्रेकियोस्टमी ट्यूब पास कर देते हैं. ठीक है. एंड दिस PCT इज़ मेनली परफॉर्म्ड इन द कोमाटोस्ट पेशेंट ICU के अंदर. ठीक है. एडवांटेज इसका ये है कि नो नीड ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, ये लोकल में किया जा सकता है. सही है. एंड ना ही कोई जो हाजार्ड्स होते हैं पेशेंट को शिफ्ट करने के OT रूम में, वो भी नहीं है. ना OT में ले जाना पड़ेगा, ना OT से वापस लेके आना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं. और बहुत छोटा सा एस्थेटिक वाउंड होता है और ब्लीडिंग बहुत कम होती है. वाउंड इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत कम होता है. ठीक है. दिस प्रोसीजर इज़ हजार्डस एंड कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट हैविंग शॉर्ट एंड थिक नेक. उस केस में आप ये नहीं पास कर सकते. एंड द पेशेंट जो खास करके जिनको गवाइटर है, 15 साल से छोटे बच्चों में नहीं कर सकते, प्रीवियस ट्रेकियोस्टमी पेशेंट है, प्रीवियस लेरिंजियल या नेक की कोई सर्जरी हो चुकी है, तो उसमें हम PCT नहीं करते, उसमें कंट्राइंडिकेटेड होता है. ठीक है बच्चों. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच बच्चों. क्लास डिसमिस्ड.